डॉक्टर कृष्णलाल बिटाली, गौ सेवा आयोग हरियाणा के अध्यक्ष आदरणीय श्री श्रवण कुमार गर्ग जी, हमारे बीच में पूर्व विधायक सभी और प्राकृतिक खेती को जो पिछले 4 साल से अपने खेतों में कर रहे हैं, ऐसे विधायक पूर्व विधायक श्री जसवीर देशवाल जी, आदरणीय डॉक्टर रोहतास सिंह जी, एडिशनल डायरेक्टर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय हरियाणा, प्रिय भाई श्री तेजेंद्र ढुल जी, जिला अध्यक्ष बीजेपी, मान्य जवाहर सैनी जी, पूर्व चेयरमैन वन विकास निगम, मान्य श्री विजयपाल जी, डॉक्टर बलजीत सारंग जी, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के सीनियर साइंटिस्ट हैं। आपने उनका अभी भाषण भी सुना होगा। प्राकृतिक खेती के एकमात्र साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत रिसर्च किया है प्राकृतिक खेती पर। मैं आगे चर्चा करूंगा। हमारे बीच में हम सबकी आवाज को जन जन तक पहुंचाने वाले सभी सम्मानित पत्रकार भाइयों बहनों और बहुत ही सम्मानित, जिनके लिए मुख्य रूप से गुजरात से चलकर में आया हमारे जींद के सभी सम्मानित किसान भाइयों और थोड़ी सी पधारी हुई हमारी बहनों, आप सब का विशेष धन्यवाद। आपने इस नारी शक्ति का परिचय आकर के दिया और हमारे इस मिशन में सहयोगी बने, उनका विशेष आभार। किसान भाइयों, मैं भाषण में बातचीत आपके साथ करूंगा और आपने यहाँ चुपचाप नहीं बैठना। मैं सारी जिंदगी बच्चे पढ़ाता रहा। कुरुक्षेत्र में गुरुकुल, वहां इस समय 1600 बच्चे 19 प्रांतों से पढ़ते हैं और उसके साथ 3-4 हमारे और भी गुरुकुल चलते हैं, बेटियों का भी है, बेटों के भी, और वो हर क्षेत्र में कीर्तिमान बनाते हैं। वहां एक भी बालक की सेकंड क्लास नहीं आती। हमारी जो 10वीं 12वीं होती है बोर्ड क्लासेस, उसमें टोटल संख्या का 60% बच्चे 90% से ऊपर नंबर लेते हैं। और अब तक इस 6 महीने में गुरुकुल कुरुक्षेत्र के 16 बच्चों ने एनडीए ज्वाइन किया, लेफ्टिनेंट जनरल, और वहां नीट में, आईआईटी में, एनआईटी में, टॉप में हमारे बच्चे जाते हैं। और ये सब बहुत बलवान हैं, संस्कारवान हैं और विद्यावान भी हैं। और उन सब के पीछे हमारी जो ताकत है वो प्राकृतिक खेती की है। हम उनको गौओं का दूध पिलाते हैं और भारतीय जीवन मूल्यों के संस्कार देते हैं। माता पिता का सम्मान करना है, गुरुजनों की इज्जत करनी है, देश के लिए बलिदान की जरूरत पड़े तो तैयार है। आज भारतीय जीवन मूल्य को समाप्त की पुनर्स्थापना करना ये हमारा मिशन है। वहां 200 एकड़ जमीन है गुरुकुल। आप किसानों की तरह मैं भी वही खेती करता था जो आप करते हैं। यूरिया, डीएपी, कीटनाशक, ट्रॉली की ट्रॉलियां भर के आती थी, वही मैं डलवाता था। लेकिन 8 साल पहले घटना घटी मेरे साथ। एक खेत में जो कर्मचारी काम करता था खेती का, आजकल वो धान में दवाई का छिड़काव कर रहा था, कीटनाशक, और कीटनाशक छिड़काव करते करते वो गिर पड़ा और बेहोश हो गया। वो मर जाता यदि दूसरा आदमी माना होगा। दूसरे कर्मचारी ने उसे देखा, हमने सूचना दी, हम तुरंत उठा के लाए, अस्पताल ले गए। 3 दिन
1600 बच्चे मेरे को सौंपे हुए, एक एक दो दो आजकल गाड़े से तंतु बनाते हैं, और इन बच्चों को मैं जो खिला रहा हूं खेत का गेहूं चावल दाल सब्जी गन्ना चावल सब में इस जहर को मैं सीधा डलवा रहा हूं। इस दवाई छिड़कने वाले कर्मचारी ने उस दवाई को ना पिया ना खाया, बिना पिए खाए उसकी गंध से ही बेहोश हो गया। और मैं तो इन बच्चों के भोजन में सीधे छिड़काव कराता हूं जहर के। ये महापाप है, ये अपराध मैं बच्चों के माँ बाप और बच्चों के साथ नहीं करूंगा। यहां से मेरी क्लास शुरू हुई। मैंने कहा जहर वाली खेती में बच्चों को नहीं खिलाऊंगा। उसी दिन मैं कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में गया। वहां डॉक्टर बलजीत सारू की तरह साइंटिस्ट हैं थे, जिनका नाम डॉक्टर हरिओम। इस समय वही डॉक्टर हरिओम जो वहां सबसे बड़े मुखिया थे कृषि विज्ञान केंद्र के। मैंने उससे कहा, मेरे थोड़े परिचय मिले, डॉक्टर साहब मैं जहर वाली खेती छोड़ना चाहता हूं, आप इसका विकल्प बताओ, कौन सी ऐसी खेती जिससे मैं जहर मुक्त खेती कर सकूं। उन्होंने कहा कि जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपने भी नाम सुना नहीं इसका? आया नाम? सुना। तो डॉक्टर साहब ने कहा इसकी ट्रेनिंग दिला दूंगा। मैंने कहा मैं भी दूंगा और कर्मचारियों को भी दिलाऊंगा जो खेती करते। मैं बाबूजी घर में तो पैदा नहीं, मैं तो किसान के घर में पैदा हुआ। 6ठी 7वीं क्लास में मैंने हल्की बूंदी पकड़नी शुरू कर दी। खेती बाड़ी का बहुत परिवार में सभी लोग करते थे उस टाइम। बढ़िया पशुओं का सानी चारा भी मैं करना था, और कस्सी अपनी बढ़िया चलाता हूं मैं। और मैं एक जो ये है ना NDRI, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करना, इसमें गुरुकुल में मेरे पास 350 गाय और 8 ब्रीड में मैं काम करता हूँ। साहिवाल, थारपारकर, राठी, हरियाणवी, नागसिंधी और गिर, जर्सी और ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन, 8 नस्लें मेरे पास। और उन नस्लों को मैंने अपने हाथ से बनाया। 10-10 किलो की गाय से मैंने आज ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन 56 किलो की गाय तैयार की। 56 किलो की। और वहां जो देसी गाय है हमारी, साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी और नागसिंधी, उनमें एक भी गाय मेरी 12 लीटर से नीचे एक दिन में दूध नहीं देती। और देसी गाय मेरी 24 किलो तक की मैंने तैयार की। और नस्ल बना कर मैंने की। मैंने नस्ल बनाने का बहुत शौक है, और वो कैसे बनती है वो कभी बाद में ट्रेनिंग फिर दूंगा। हमने सारा बर्बाद कर दिया, नस्लें खत्म कर दी। जो हमारी गाय बड़े बूढ़े लोग आज बैठे होंगे, जो 12, 15, 18 किलो तक दूध देती थी, आज तो 2-2 किलो पागी लाभकारी रहेगी। जोड़े काट दिए, धक्के खाती फिरे। ये नस्ल बर्बादी का कारण है। इसी नस्ल को फिर दोबारा सुधार करें तो फिर दोबारा इसको 18-20 किलो में ले जा सकते हैं। इसकी तरीका पर उस विषय के लिए आज मैं नहीं आया। मैं तो आज प्राकृतिक खेती का पाठ पढ़ाने आया। सारी जिंदगी बच्चे पढ़ाए, आज इस क्लास में तो मैं उठने नहीं दूंगा। मैं पता नहीं, सारे कभी दिल की बात करूंगा। अब मैंने यूं बताओ, पहले हाथ मारकर आप में किसान कौन कौन है जो खेती कर रहे हैं? वाह भाई, धन्यवाद, ताली बजाओ। तो मैं धन्यवाद करता हूं कृषि विभाग के लोगों का और आयोजक मंडल का कि उन्हें ईमानदारी से सही किसान मेरे सामने लाकर बैठा। कई बार भाई भीड़ करनी हो तो इधर उधर करके भी इकट्ठे हो जाए, लेकिन आज तो प्योर सही किसान मेरे
और मैं भी बार बार बोलता हूं, गवर्नर बाजू किसान पहले, व्यक्ति के साथ, पशु के साथ मेरा बचपन से जुड़ाव। मेरे पिताजी आर्य समाजी थे, घर में गाय 12 महीने रहती थी, भैंस भी रहती थी, खेती बाड़ी भी चुके वहां हल्की होती, रेट चलाते थे तो मैं सारा दिन रेट भी चलाया, तो मैंने सारे काम करे खेती बाड़ी में। आज जो बात बताने आया है वो बड़ी पढ़ाई नहीं, सुनी सुनाई नहीं, जो मैंने अपने खेत में कराया ना, तो दिखाई देगा, जाकर देख सकते हो आप मेरे, वही बात मैं आज आपको नहीं पूरे देश में बताया। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक दिन 1 घंटा मेरे को, छोटा टाइम नहीं होता प्रधानमंत्री के लिए, 5 मिनट भी नहीं होती बात करने में, मैं उन्हें कहूंगी बाहर को और बैठे पे जाऊं ना, सारी बता, मैं जानना चाहता हूं ये प्राकृतिक खेती तेरी क्या है, जहां नहीं समझ में आती वहां टोकते मेरे को। 1 घंटा तक मैंने पूरी प्राकृतिक खेती किया है, जैविक खेती क्या है और रासायनिक खेती क्या है, इसका पूरी जानकारी उन्होंने मेरे से ली। और भाइयों, उसका परिणाम ये हुआ, वो इतनी समझ गई कि भारत को मैं विकसित भारत बनाना चाहता हूं, तो किसान और गांव का आदमी विकसित नहीं होगा तो भारत विकसित कैसे बना। अब की बार जो बजट आया है, प्रधानमंत्री जी ने उस बजट में प्राकृतिक खेती के लिए अलग बजट बनाया और ये निर्णय लिया कि भारत के किसान की समृद्धि खुशहाली के बिना हम विकसित भारत नहीं बना सकते, आत्मनिर्भर भारत नहीं बना सकते। तो आज ये मिशन बढ़ गया है। कल भी उन्होंने रात को 11 बजे ट्वीट किया कि मुझे खुशी है कि भारत का किसान अब जागरूक होकर के प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहा है। आज मैं प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया और मैं टोहाना में, सोनीपत में, कल हिसार में था, आज आपके बीच में, और यहाँ नहीं, पीछे योगी आदित्यनाथ जी ने 10-15 मेरे कार्यक्रम पिछले दिनों कराए। आसाम में गया, मेघालय गया, गोवा गया, महाराष्ट्र गया, मध्य प्रदेश गया, पूरे देश में एक वातावरण बना। और ये क्यों जरूरी है, अब मैं बात विधिवत शुरू करूं। अच्छा, मैं किसान भाइयों, किसानों का तो मेरे को पता लगा। अब एग्रीकल्चर, जो कृषि विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी, वो जो यहाँ वो करता है, धन्यवाद, थैंक यू। अब मैं बात शुरू करता हूं, बोलना मेरी से चुपचाप नहीं बैठना, मजा आएगा आपको, मेरे को भी पता लगेगा, आप सुन ले। आप प्राकृतिक खेती इसलिए नहीं करना चाहते कहीं हमारा पैदावार कम ना हो जाए, आया ना? एक ईश्वर है ना सबका, भाई मजबूत बनो, ढीले विद्यार्थी मत बनो। जो तुम हाना का उत्तर दोगे तो मैं समझूंगा बड़े होशियार इंटेलिजेंट बुद्धिमान विद्यार्थी बुलाए, और चुपचाप बैठोगे तो फिर तो दूसरी सोची जाएगी, ठीक है कि नहीं? आप प्राकृतिक खेती से इसलिए डरते हो कि हमारी पैदावार घट जाएगी, आमदनी घट जाएगी, यही कारण है और भी है। ये उनकी बात ये है जिनके मजदूर लोगों की बात है। आप अभी ना बोलो, मैं बोल रहे अब हाना ना करने दो, आप फिर बतलाने के पीछे यूं बोलोगे तो ये भी रह जाएगा पास, बस हाना खुद कर दो, इतनी जरूर, यही कारण। अब इसका कारण है भाइयों बहनों, आपके दिमाग में पिछले 30-40 साल से एक खेती का प्रचार किया जा रहा है जिसका नाम है जैविक खेती, जिसका नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग। आप और प्रदेश सरकार
मैंने वो खेती सीखी डॉक्टर हरिओम जी से। मैंने जब जैविक खेती शुरू की, रासायनिक खेती से हटके, तो 5 किले में शुरू करेंगे। पहले साल क्या काम करा उसमें, पक्के खड्डे बनाए जाते हैं, उनमें गोबर डाला जाता है, घास फूस गिर देते, उसमें जो केचुआ प्रयोग होता है गिलोवा, वो भारत का नहीं, वो विदेश से खरीद के ले आया जाता है। वो पतला पतला मेरा मेरा सा होता है, वो मिट्टी नहीं खाता, वो केचुआ केवल गोबर खाता है। और वो उस गोबर को खाकर फिर उसने छानते, वो पराजा गोबर, उसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, वो नीचे आ जाता है। तो मैंने उसकी ट्रेनिंग ली, अपने खेती कर्मचारियों को ट्रेनिंग दिलवाई, और पहले साल मैंने जब 5 किले में करी, सारे कीट पतंग खा गए, मेरे को कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने हिम्मत नहीं आ, पता लगा भाई इसको, फिर दूसरे साल नहीं हुआ, मैंने दूसरे साल नहीं किया। दूसरे साल 50% फसल मेरे हाथ में लगी, बीमारी भी आ गई, खरपतवार भी जान गया, निकालने में भी टाइम लगा। तीसरे साल फिर मैंने उसको करा, तीसरे साल में 80-90% मेरी पैदावार तो मिली, पर ना तो मेरा खर्चा कम हुआ, ना मेरी मेहनत लगी, ना मेरा उत्पादन पूरा मिला। मेरे दिमाग में फिर एक बात आई कि भाई तेरे पास तो गुरुकुल में 200 किले धरती है, जिस बेचारे किसान पे है ही 2-4 किले धरती, वही जैविक खेती न करेगा तो उसका तो उनका भूखा मरा, ये कुछ जमे नहीं हुआ। तो मैं डॉक्टर हरिओम कृषि वैज्ञानिक पे फिर गया दोबारा। मैं कहा डॉक्टर साहब ये तेरी खेती में करते 3 साल हो गए, कुछ भी नहीं बात बनी। तो हंसकर कहने लगे भाई सरकार ने शुरू कर रखी है, हमने करवानी पड़ा है, वो कुछ नहीं आ, इसमें गोबर गोमूत्र में क्या बड़ा था, वह कर ले तो तू पूरा नहीं करा। और समझनी है तो मैं मेरे को 2 किताब दी, वह किताब थी, एक तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के वैज्ञानिकों की, एक थी लुधियाना के वैज्ञानिकों। अब उसमें लिखा था कि ये जैविक खेती क्या है, और समझो ध्यान से इसको, जैविक खेती के बारे में उन वैज्ञानिकों ने लिखा कि भारत के लोगों का पेट भरने के लिए, खाद्यान्न भंडार की पूर्ति के लिए 2 फसल योगदान करती मुख्य रूप से। 2 फसल कौन सी, गेहूं और धान। समझ में आई बात? भारत में 2 ही अनाज सबसे ज्यादा खाए जाते हैं, इनसे लोग पेट भरते हैं। और इन दोनों फसलों की यदि भरपूर पैदावार लेनी है तो 1 किले में 60 किलो नाइट्रोजन डालना पड़ेगा, तो पैदावार पूरी होगी। अब रासायनिक खेती आप करते हो, बाजार में गए, यूरिया डीएपी खरीदा, 1-2 महीने के अंतर से उसका छिड़क दिया तो 60 किलो पूरा हो गया और पैदावार भी पूरी हुई। ये तो रासायनिक। अब जैविक खेती में 60 किलो नाइट्रोजन पूरा कहां से होगा? उस किताब में लिखा वैज्ञानिकों ने, गोबर की 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है। सुनो ध्यान से, 300 क्विंटल गोबर की खाद 1 किले में पड़े डालोगे तो 60 किलो नाइट्रोजन पूरा होगा। समझ में आएगी कि नहीं है? अब मैं यूं पूछूं थारे को, किला 1 300 क्विंटल गोबर की खाद कितने पशु देंगे? 30। वो किसान 30 डांगर पालेगा, अपने डांगर में पालेगा किले। इसका नाम है जैविक खेती, इसका नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग। आई नहीं समझ में? नंबर 2, इतनी गोबर की खाद जिस
खेत में मान लो डाल भी दोगे तो वैज्ञानिक यहाँ पर बैठे को पता है उसमें मीथेन जैसी जहरीली गैस निकलती है और वो मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से 22 गुना खतरनाक है इस जलवायु के लिए। ये और पाप। तीसरा, किसान भाइयों बोल कर बताना, जितनी गोबर की खाद खेत में पड़ेगी तो उसके अड़े में कोई खत्म कर सके? सारा दिन खुरपा लेकर बैठे रहिए, उससे में सारे पैसे चले जाएंगे मिले। तीसरी बात, चौथी बात, ये रिसर्च की है डॉक्टर बलजीत साहब यहाँ पर बैठे हैं, कृषि वैज्ञानिक है, बहुत बड़े। ये अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, भारत के माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट के साथ ही इस वैज्ञानिक ने काम किया। इनकी रिसर्च है कि ये जो खेत में मित्र जीव और शत्रु जीव होते हैं ना, जो मित्र जीव हैं वो तो किसान के दोस्त हैं, किसान की खेती को बढ़ाते हैं, और शत्रु जीव बीमारी फैलाते हैं, मित्र जीव को खा जाते हैं। खेत में जो शत्रु जीव हैं उनकी खुराक मित्र जीव होता है दुगनी। जब इतना गोबर डालोगे तो शत्रु जीव में खुराक घनी मिलेगी और वह तगड़े होगा, आपके मित्र न खा जाएंगे, बीमारी जैसी खेती में कोई कदम ही नहीं कर सकता। समझ में आएगी तो नहीं है। चौथी बात, इसमें जो गिंडोया केचुआ प्रयोग होता है भारत का है ही नहीं, ये खरीद के लाना पड़ेगा, हम भी खरीद के लाए। ये मिट्टी नहीं खाता, केवल गोबर खाता। अपने जो शरीर से हैवी मेटल जहर छोड़ता तो भोजन में आकाश में बीमार करते हैं। ये सारी चीज इसमें प्रयोग होती है। तो मैंने यूं बताओ, ऐसी खेती से हमारा पेट भर सके या खेती फायदे की हो सके? इसलिए 30-40 साल हो गए सरकार ने इसका प्रचार करते हुए। पूरे देश में घूमता हूं, कोई ऐसा किसान नहीं मिला जो रुक के मार के कहता हूं मैं सारे खेत में जैविक खेती करता हूं, मेरे को फायदा हो जाएगा। कोई मॉडल नहीं बना। करोड़ों रुपए सरकार के खर्च हो गए, 40 साल में कोई जैविक खेती को लोकप्रिय नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि इसमें पैदावार पूरी मिलती नहीं, मेहनत कम होती नहीं, खर्चा बढ़ता नहीं, तो कैसे इसको अपनाए? ये है जैविक खेती, ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो मैं भी यही कर रहा था 3 साल। तो मैंने सोचा भाई इसमें कुछ नहीं बचता। मैंने सोचा तो आधा यूरिया डाल दिया, आधा इसमें बीच बिचारे का रास्ता बना दे, सोच ही रहा। इसी बीच में मेरे ध्यान में बात आई, परिचय हुआ प्राकृतिक खेती। अब ये प्राकृतिक खेती क्या है, इसको सुनो ध्यान से। कभी जंगल में गया, कभी जंगल देखा है किसी ने? तो जंगल में किसान भाइयों सैकड़ों तरह के पेड़ है, अलग अलग। बताओ मेरे को बोल के, वहां यूरिया कौन डालने जाता है? डीएपी कौन डालता है? गोबर की खाद कौन डालता है? पानी कौन देने जा है? कोई भी नहीं देता। और जंगल का पेड़ 12 महीने ताजगी में रहता है। जब भी फल लगने का टाइम आवे तो फल से लद जाता है। एक भी पत्ते को तोड़ो, जंगल में किसी पेड़ के पत्ते को तोड़ दो और उसमें किसी प्रयोगशाला में ले जाओ, लेबोरेटरी में लेकर चेक करो, उसमें एक भी तत्व की कमी नहीं मिलेगी। उसमें फास्फोरस, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, सब कुछ तत्व सारे हैं। अब आप सबसे मैं पूछता हूं, वहां कोई यूरिया डालता नहीं, डीएपी डालता नहीं, गोबर की खाद डालता नहीं, पानी देने जाता नहीं, सारे पेड़ हरे भरे, सारे में सारे पोषक तत्व हैं। जो नियम जंगल में प्रकृति भगवान ने किया वो मेरे खेत में क्यों नहीं करेगी? जो नियम जंगल में काम करे वही हमारे खेत में काम करे। इसका नाम है प्राकृतिक खेती। समझ में आई?
इसको आपने हमने मिलकर बंजर बना दिया, बनेगी नहीं। ये समझो मेरी बात। जो खेत तुम बो रहे हो ना, सारे जने आपकी जो रासायनिक खेती करते हैं उनकी सारी धरती बंजर हो चुकी है। आने वाली पीढ़ियों को आप बंजर जमीन देके जाओगे, धरती में पानी छोड़कर नहीं जाओगे, सांस लेने की हवा दूषित करके जाओगे, पीने का पानी तो दूषित कर ही दिया। बोतल को रखा था 20-30 साल पहले, खाल में पेपर का पानी पिया करे थे नहीं, वहीं गंडोले चल रहे थे, वहीं पानी पीने थे, कोई हुआ क्या आपके दिक्कत भूल गए ना सारे। अब ये बोतल लिए फिरे, कौन बोतल में जानता, ये क्यों हो गया? ये सारा जहरीला पानी हमने बना दिया। और तीसरा, हर घर में गाय हो जाता और उसमें देही गाय बोलते थे, बोला देखो नहीं देही, वह खुट्टे पे ही पैदा होती, खुट्टे पे ही मर जाती थी, बूढ़ी होकर उसमें बेचे भी नहीं, उसका दूध पिया करते, दूध भी नहीं उसका बेचते, उन्हें देवी गाय मानते थे, देवी गाय मानते। ये परंपरा की बात। अब ये क्यों थी, ये मेरी समझ हमारी पहले लिया है, और ये डॉक्टर बलजीत साहब ने समझाई कि ये देवी क्यों थी। इस टाइम किसान भाइयों, न्यूजीलैंड देश में एक ऑस्ट्रेलिया में वहां के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की अपनी गायों पर, भारत की गायों। ये जो हॉस्टन फ्रीजन जर्सी गाय है ये उनकी है, उस पे उन्होंने उसका दूध का नाम दिया A1, अपने दूध का नाम दिया A1। और जब उस पर रिसर्च किया पाया तो किसी काम का नहीं पाया, उस पर रिसर्च किया तो पाया कि उस दूध को पीने वालों का बीपी बढ़ जाता है, उनको शरीर में कोई रोग हो रहा हो तो उसको पिएंगे तो वो रोग और स्पीड से बढ़ता, तनाव पैदा करता, गर्मी शरीर में पैदा करता, स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं। और जब हमारी देसी गाय का उन्होंने टेस्ट किया, जितनी भी भारत में नस्ल, या एक नस्ल थी 45 नस्ल थी इस देश में जो लुप्त कर दिए, और हम हिंदू समाज के लोग, बोलो मेरे पीछे, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। ना दूध पीते ना पालते, गौ माता की जय हो जाए, हो जाएगी। एक गाय निकाल से दूध नहीं पीते, जोड़े काट दिए, धक्के खावर, गौ माता की जय। भाई ये ढोंग बंद होना चाहिए। अब हमें पता लगा, बचपन से मैंने तो भैंस का दूध पिया नहीं करे, पिताजी ने पीने नहीं दिया, गाय रखते थे, पर यूं था भाई गाय अच्छी चीज मानते थे, पर यूं नहीं पता था ये इतना कल्याणकारी पशु। ये पता लगा डॉक्टर बलजीत साहब ये बैठे हुए, जिनका भाषण आपने सुना, हमने इनके पास हॉस्टन फ्रीजन का जर्सी गाय, भैंस, गधा, घोड़ा, ऊंट, बकरी, देसी गाय, इन सब के गोबर सुखा के थैली में भर के नंबर लगा के इन पे दे। हमने तो पता था किस थैली में किसका गोबर, इनको नहीं पता। और इन डॉक्टर बलजीत साहब ने 6 महीने रिसर्च किया, ये माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान के साइंटिस्ट, इन्होंने खोज करने के बाद 6 महीने तो थैली मारे को पकड़ाई ना, वह थैली को थी तो भारत की देसी गाय के गोबर की थी, और वो सारी अब हमने सारे देश में यूनिवर्सिटीज में रिसर्च मैंने शुरू करा। मेरे पास गुजरात में 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिनका मैं चांसलर हूँ, वैसे 32 यूनिवर्सिटियां सरकार जिनका मैं चांसलर, मैंने वहां के डीसी बुलाया,
माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट बोला भाई इस पर रिसर्च करके बताओ। जो रिसर्च डॉक्टर साहब ने की सबकी वही पाई और उसने पाया ये जो देसी गाय है ना जो सड़कों पर घूम रही है हमने छोड़ दी। इस गौ के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु, 300 करोड़। और वो सुनो इसका बात तो ताली बजेगी, जो ये सड़कों पर छोड़ रखी ना वैसा हमने ये बेचारी पकड़ी, इनका गोबर भी डॉक्टर साहब लगे उसके गोबर में ये सूक्ष्म जीवाणु दूधवाड़ी से 500 करोड़ पाए। क्यों पाए 500 करोड़? के दूध देने वाले की ताकत दूध में लग जाती है और वह दूध नहीं देती तो उसकी ताकत सूक्ष्म जीवाणु बढ़ाने में लग जाती है। और गोमूत्र जो पाया वो खनिज का भंडार पाया। एक नीमाटोड बीमारी है खेतों में आवे, तुम्हें पता होगा उसका सब। वो लगा है पेड़ों में, फलदार पेड़ों में, उसका आज भी कोई इलाज हरे कीटनाशक में नहीं। लोग बाग के बाग पाड़ देते, लेकिन आप आश्चर्य करोगे मेरे खेत में 8-10 किले में बाग, और मैंने रिसर्च करवाई। जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हमारे गुजरात में और एक है दांतेवाड़ा। उन साइंटिस्ट ने 3 साल की रिसर्च के बाद पेपर जारी किया कि नीमाटोड का पूर्ण 100% इलाज केवल गोमूत्र में, केवल देसी गाय के गोमूत्र में वो सफल हो गई। तो किसी भी बीमारी को गोमूत्र नहीं होने देते। उसमें हम क्या करते, नीम धतूरा आग चिराता किलो गोमूत्र में पका कर नीमास्त्र सुल्फास्त्र ब्रह्मास्त्र अग्निस्त्र ये मैं बनवाता हूँ और इसकी किताब लिखी हुई मैंने सारे को भिजवाऊंगा। आवे नहीं सकते। ट्रेनिंग भी गुरुकुल में हम फ्री में देते हैं हरियाणा सरकार की, वहां जरूर मिलवाते हैं। तो अब सुनो हम क्या करते हैं, प्राकृतिक खेती क्या है, इसमें खर्चा न के बराबर है, उत्पादन इसमें हर साल बढ़ता है, हर साल बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? धरती सोना बन जाएगी। खर्चा इसमें है ही नहीं। इसमें खर्चा क्या है सुनो, हम 2 तरह के कल्चर बनाते हैं, जामन बनाते हैं। खाद नहीं चाहिए धरती को, जामन बनाते हैं 2। एक का नाम है जीवामृत, एक का नाम है घन जीवामृत। जामन क्या है? जैसे आप 1 क्विंटल दूध ले लो और उसमें 50 ग्राम दही डालो, सारा दूध तड़के दही में बदल जाएगा कि नहीं? बोलो भाई कमजोर की जात को बदलेगा कि नहीं? यही काम हम करते हैं। मैंने ये देखा भाई भारत की धरती होगी बंजर, ये कर दी बर्बाद। क्यों हुई बंजर? सुनो, 60 के दशक में हरित क्रांति शुरू हुई डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा, डॉक्टर मैने के द्वारा अमेरिका में पढ़ गए या शुरू की। उसका विरोध नहीं करते, वो जब उस समय की मांग थी, देश भूखा मर रहा था, जरूरी था उनका। पर यूं समझो तुम उस टाइम कितना ये यूरिया डीएपी डालने की सिफारिश करी थी उन्होंने, ये सुनो ध्यान से। डॉक्टर स्वामीनाथन ने 1 हेक्टेयर में 13 किलो यूरिया डालने की बात कही थी। 13 किलो हेक्टेयर कितने का? 2.5 किले का। 2.5 किले में 13 किलो यूरिया डालने का प्रावधान किया। और तब कितना डाल रहे हो? 13 कट्टे किले में। गलत तो नहीं है? निवे है ना? तो बता इस पे धरती का नाश होगा नहीं? हम एक काम करूंगा, आयोजक मंडल से निवेदन करता हूं कि भाई इस कार्यक्रम खत्म होने में चाय ले लो, और उस चाय में चीनी मत डालिए, 1 के 2-2 चम्मच यूरिया डालिए। किसा रहेगा? क्यों भाई? सही रहेगा कि नहीं?
ठीक रहेगा ना? 2-2 डालर के चम्मच, ज्यादा नहीं, यूरिया का, और 2-3 बूंद डालेंगे, थोड़ी सी भी उसकी पेस्टिसाइड, 2 बूंद डालेंगे, ज्यादा नहीं डालते, ले लोगे क्या लोगे? क्यों? अरे तो मेरे सोच बड़े आते हैं। मारी जो माँ है ना, जो हमें पैदा वह तो 1.5 साल दूर हो जाता है। और ये गौ माता जो भगवान ने बना, जीर्ण जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत दूध दे एक बार। और यह धरती माँ पैदा हुई, इसी से पैर टेकर विदाई लेकर इसी में समा, इसके बिना जीवन की कल्पना। वेदों में लिखा, माता भूमि पुत्रो अहम कर्तव्य, धरती हमारी माँ और हम इसके पुत्र। हम सारे पुत्र कितने वफादार निकले, अपनी माँ को दे यूरिया, दे डीएपी, दे कीटनाशक, तनसीदी करके इस प्रोग्राम को लगे। और इस प्रोग्राम का परिणाम सुनो ध्यान से। जब डॉक्टर स्वामीनाथन ने या रासायनिक खेती शुरू की, उस टाइम सारे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन चेक करवाया, कितना पता कितना था? 2 से 2.5% सारे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन था। मतलब पूरे भारत की धरती इतनी उपजाऊ थी जैसे जंगल की धरती होती, इतनी उपजाऊ थी। और आज पिछले सालों में भारत के आईसीआर के वैज्ञानिकों ने पूरे देश की धरती का ऑर्गेनिक चेक करवाया, इस टाइम कितनी है? कोई साइंटिस्ट बता सकता है? कोई कृषि वैज्ञानिक खड़ा होकर बता सकता है कि इस समय कितना ऑर्गेनिक? धन्यवाद, सुनो जी ध्यान से। वेरी थैंक यू, समझ में आ गई? अपने वैज्ञानिक साहब बीच में बैठे, इन लोगों ने चेक करवाई, इस समय सारे देश की धरती जिसका ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% तक था, आज 0.4 आ गया, 0.4। और इन साइंटिस्ट की भाषा में पता क्या है? जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे है, ये 4 नीचे ऊपर है, बोलो, जिस धरती का 5 से नीचे वो बंजर होगी नहीं, हो चुकी है। ठीक है कि नहीं मेरी बात? और इसी का कारण क्यों है? सुनो क्यों। 13 किलो डालते थे ना 1 हेक्टेयर में, पैदावार बहुत होती थी, और अब 13 बैग डालने में नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि धरती में कुछ बचा ही नहीं, सब खत्म कर लिया, चूस दिया धरती में, उसमें कुछ भी नहीं बचा। केवल कृत्रिम बनावटी ढंग से दे यूरिया, दे डीएपी, तब पैदावार में। और सुनो इसका परिणाम क्या है? किसान भाइयों सुनो, अभी 3-3.5 महीने पहले 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तेलंगाना, उनके 12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की टीम ने मिलकर आपके इस गेहूं चावल पर रिसर्च किया। और क्या रिसर्च दी उन्होंने? मेरे पास वो पूरी रिपोर्ट है। उन्होंने बताया जो अनाज भारत के लोग इस समय खा रहे हैं, उसमें 45% पोषक तत्व है ही नहीं, बचे ही नहीं, खत्म हो गए। जो आप खिला रहे हो ना लोगों को, उसका आधा हिस्सा तो पोषण हो गया हाइब्रिड यूरिया, डीएपी और कीटनाशक के कारण। अगली बात और लिखी है, चावल में पहले से 1200 गुना आर्सेनिक बढ़ गया। आर्सेनिक सांप के जहर में होता है, इतना जहर आपने चावल और गेहूं में घुसा है। और इसका परिणाम दुनिया में यूरोप का कोई भी देश आपके चावल को नहीं खरीदता। वो बांग्लादेश के खरीदते, पाकिस्तान के खरीदते, लंका के खरीदते। भारत के चावल के ऊपर बाहर के लोग
वो कीमत पूरी नहीं मिलती, इसलिए आपकी फसल की कीमत भी पूरी नहीं मिलती। जो जहर वाली खेती से कोई लेता ही नहीं, उन्हें टेस्ट करें जहर वहां छोड़ देते, ये नहीं खा सकते हैं। और इसका परिणाम आप बोलियो मेरे पीछे, आज से 50 साल पहले कोई कैंसर में जाना था? बोलो भाई, हार्ट अटैक में जाना था, कोई शुगर में जाना था, इसकी किडनी फेल हो, इसकी पेनक्रियास फेल हो गई, कोई पता था? और आज किसान भाइयों सारे अस्पताल भरे पड़े, देश में सबसे ज्यादा अस्पताल कैंसर के हैं, बनने लग रहे नहीं। जहां कोरोना जाओ हो वहीं पता लगे हर तीसरा चौथा आदमी कैंसर से मरा हुआ। और WHO की रिपोर्ट आई है, भारत में किसान यूं ही यूरिया डीएपी कीटनाशक की जहर की खेती करता रहा तो आने वाले 10-12 साल में भारत में कैंसर का विस्फोट होगा। ऐसे पाएंगे लोग जैसे आजकल शुगर में कौन जाना था गाँव में? बताओ कौन जाना था? कोई नहीं जानता। आज कोई गांव घर में चाहे शुगर नहीं, रिश्तेदार में चाहे शुगर नहीं, ऐसे ही कैंसर बढ़ने वाला। ये जो बीपी की बीमारी, कौन जाना था बीपी बढ़ गया? आज 20-20 साल के छोरे में बीपी बढ़ गया। हार्ट अटैक में 3 नंबर पड़ा था, एक जमाना सुना था भाई पहला अटैक आया समझ गया, दूसरा आया समझ जा, और तीसरे में नंबर पड़ा था जानका यूं ही था। आज तो वो भी कब पड़ा था तो 50-60 साल के बाद का, अब तो 20 साल के सीधा रहता और सीधी योग किया। गलत है? ठीक है। अस्पताल भरे पड़े मेरे पे, और ये जो नेताजी हैं पे सब फालतू कौन इस बात की आमद बेड दिलवा दो अस्पताल में बेड दिलवा दो, इसी काम पे लग रहे मेरी बेटी साहब, सारा दिन बीमारों की लाइन भाई जब पहले थी। और एक और नहीं बात बता, अभी 1, 2, 3 अगस्त को इसी में जितने देश के राज्यपाल हैं हमारी मीटिंग हुई राष्ट्रपति भवन में 3 दिन की, उसमें पूरे दिन एक दिन प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कृषि मंत्री, ऐसे 5 बड़े कैबिनेट मंत्री भी थे और उनके सारे सचिव। उनमें बात हमारी अलग अलग 6 ग्रुप बने। मेरा ग्रुप प्राकृतिक खेती का, तो मैंने जब वो बीच में प्रेजेंटेशन दी तो सारे लोग हिल गए कि हम जा पा रहे, कितनी बड़ी बर्बादी कर, धरती पत्थर बना दी, पानी नहीं पीती बारिश का, पैदावार देखती थी तो 13 किलो में काम चला था, 13 घंटे में नीचे था, घर घर में बीमारी आ गई, किसान के खर्चे बढ़ गए, आमदनी उसकी बढ़ गई। ये सारा अनर्थ कोई बचा सकती है तो रासायनिक खेती नहीं, जैविक खेती नहीं, प्राकृतिक खेती बचा सकती है। और प्राकृतिक खेती क्या है अब किसने सुनो क्या, दुखी तो नहीं हो रहे सब, समझ में आ रही मेरी बात? तो एक ध्यान से सुनो, ये प्राकृतिक खेती कैसे होती, क्या इसका विज्ञान है? तुमने न्यूज रामे हैं वैज्ञानिक का भाई, ये प्राकृतिक खेती में और जैविक खेती में भेद ही नहीं समझ रहे। यूं समझाओ श्रीलंका भूखा मरा, तुम भी भूखे मरोगे, ये करोगे। इस तरह गारंटी जो दुनिया में यूं ही बहका होने के लिए आया। ये देखो जानो ही नहीं, चौधरी जसवीर देशवाल सभी लोग कह रहे हैं ये 4 साल से प्राकृतिक खेती करें, मेरे वाली खेती करें। ये इनसे पूछ लो भाई घट गया बढ़ गया, आप बोलो, ये खुद करें। जो सफेदों से हमारे भाई आए, किसान आए हैं, उनमें से तो मेरे ख्याल 20-30% को पता भी है। तो मैं अपने खेत में 11 एकड़ में 4 साल से प्राकृतिक खेती शुरू कर दी। पहले मैं गेहूं और धान लगाता था, अब जो है पूरे में गन्ना लगाया हुआ है और 1 एकड़ में बाग की लगाना। कोशिश
कोशिश तो मैंने भी यही की थी कि भी मेरी खेती में देखकर कुछ ना कुछ यहाँ लोग और शुरू करेंगे, देखना है खूब। एक बार एक प्रोग्राम भी एग्रीकल्चर एसडीओ साहब ने वहाँ करवाया था, 70-80 फार्मर को लेके गए थे, दिखाया भी था। मैं उस टाइम सब्जी का भी करवाया था, आलू वगैरह का बड़ा अच्छा करवाया था। अब पूरे खेत में गन्ना है और देखकर भी जाना है, गन्ने का कोड़ शक्कर बिल्कुल चलाना है, पेट्रोल को भी लगाया। अपने पानीपत रोड के नीचे ही है 3 नंबर ड्राइव के साथ, वे देख के जाना बहुत बढ़िया गुड़ है, बहुत बढ़िया शक्कर है, खांड भी बढ़िया है, मगर देख के इसे कुछ कर ले। हर एक आदमी इस बात कर रहा है, अब मेरे तो किले 3 है, अरे ये कोई नहीं, मेरा तो बस रहा है कुछ दिन, तू तो कर लेगा, तेरे तो जमीन पर भाई आप 1 किले में कर लो, फिर 2 में कर लो। एक भय है, जैसे महामंत्री नहीं धन्यवाद जी ने आपको स्पष्ट कहा कि दिमाग में भय है पैदावार करने की, या तो हिम्मत करनी पड़ेगी। हिम्मत करोगे तो हिम्मत का नाम मांगी बनता है, गुजरत वो काम है तो ये काम आप लोगों ने खुद एक बार हिम्मत करके शुरू करना पड़ेगा। मेरे आमदनी मेरे खेत में जो है पैदावार बढ़ी है, हर साल बढ़ती है। पहले साल हम थी, उसके बाद फिर बढ़ती चली गई। इसका पेशाब करता रहे तो उठा दिए। अच्छा सुनो, ध्यान से, मैंने पता नहीं देर में बैठे आ जाएंगे पेशाब करते। अगली बात सुनो भाई, जो रेडियो सुनो, प्राकृतिक खेती क्या है इसको समझो। इसमें ना यूरिया की जरूरत पड़ेगी, ना डीएपी की जरूरत पड़ेगी, ना जंतुनाशक की जरूरत पड़ेगी, और ना खाली पैदावार कम होगी। ये मैं बता रहा हूं आपको। आप इस बात को समझो, इसका विज्ञान क्या है, वैज्ञानिकों को भी ये देखनी चाहिए। इसमें हम एक ड्राम लिए हैं 200 लीटर का, खाली ड्राम ले लो, कबाड़ी में मिल जाएगा 200-400 रुपये। जहाँ डॉक्टर का दो वहाँ छाम में रख लो ड्राम, और इन्हें पानी का भर लो, लगभग 170-80 किलो पानी। और गौ है ना देसी गाय, और भी गाय काम चलेगा, ये काम करना पड़ेगा। देसी जो गाय है इससे में कमाल है, बाकी नहीं। किसी में पाया भैंस में का देना, उनमें घोड़े में, बकरी में कोई नहीं पाता। देसी गाय 24 घंटे में 8 से 10 किलो गोबर दे, और 8 से 10 किलो गौमूत्र दे। आप उन ड्रम में 8 से 10 किलो गोबर 24 घंटे का ड्रम में डालो, और 1.5 से 2 किलो लो गुड़, पुराना दुराना पैसा भी, और 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन, किसी भी दाल का बेसन, इन दोनों में तसले में घोल के पानी से बना दो, ड्रम में गिरो, और 1-2 मुट्ठी मट्टी अपने खेत की मत डाली हो, उसमें कुछ नहीं बच रहा, खत्म है, बंजर हो। मट्टी डालिए किसी भी पेड़ के तले की, जहाँ यूरिया डीएपी ना पड़ा हो, उसमें सूक्ष्म जीवाणुओं का भंडार है। अब ये इतनी चीज डालिए और कुछ नहीं डालो, लकड़ी का डंडा लो, बड़ी की सुई की तरह, 5 मिनट सवेरे, 5 मिनट शाम, 4 दिन बोलना, 5वें दिन 1 एकड़ का काम पूरा, 1 एकड़। अब मैंने यूं बताओ, इस तरह सस्ता कोई खाद मिल सके, इस तरह कम समय में कोई मिल सके, केचुए वाला खाद तो 2.5 महीने में तैयार हो, और उसमें इतना 150 क्विंटल प्रति एकड़ डालना पड़ता है, और तब में 10 किलो गोबर डाल रहा है। और कैसे करना है, अब तो इसका विज्ञान समझो। घोड़े पीछे 1 ग्राम गोबर में देसी गाय 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु हैं, तो 10 किलो गोबर में कितने होंगे बताओ? इनको लाला जी आप पूछो, किसान का काम नहीं।
हमारा तो काम है दीदी और कुछ के काम यू प्रोग्राम हमारा, ठीक है ना। ये तो काम लाला जी का गिनती कर रहा, मैंने करवाई गिनती। 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ है तो 10 किलो में 30 लाख करोड़ सूक्ष्म जीवाणु है गौ माता के गोबर, समझ आई। और इन जीवाणुओं को दाल का बेसन दे दिया, वो उनको प्रोटीन मिल गया, खुराक मिल गई, मन पहलवान हो गए, तगड़े हो गए, स्वस्थ बने, समझ आई। अब गुड़ दोगे तो मैं उनकी संख्या बढ़ेगी, उनकी मल्टीप्लाई होगी। गुड़ खींचता अपने आप, यहाँ गुड़ घेर दो कीड़े मकोड़े अपने आप आ जाएंगे, पेट में पता ही नहीं लगेगा, आए ना। तो ऐसे वो उनकी संख्या बढ़ाए। और मट्टी जो घेरी है पेड़ के नीचे, उसमें भी सैकड़ों तरह के सूक्ष्म जीवाणु, और इस गौ माता के पेट में भी सैकड़ों तरह के सूक्ष्म जीवाणु, इनका आपस में जामन लगेगा और ये बढ़े। और ये डॉक्टर बलजीत सागर ने रिपोर्ट दी, रिसर्च की। इस ड्रम में जब ये खोलोगे ना तो ये सूक्ष्म जीवाणु हर 20 मिनट में दुगने होते हैं, हर 20 मिनट में दुगने, मतलब वह थे 30 लाख करोड़, 20 मिनट पीछे कितने हो जाएंगे 60 लाख करोड़, और उसके 20 मिनट पीछे 120 लाख करोड़, और कब तक बढ़ेंगे 72 घंटे तक बढ़ेंगे। कोई गिनती कर सके उनकी? उसकी गिनती नहीं कर सकता। इतने भंडार देसी माँ के गौ माता के पेट में है, और सैकड़ों तरह के यूं इसमें मार्केट। अब जब ये खेत में जाएंगे ना सूक्ष्म जीवाणु, आगे देखो क्या कमाल होगा, और देखिए मजा होगा। अब ये सूक्ष्म जीवाणु इतने होंगे गिनती नहीं कर सकते, सैकड़ों तरह के, और इनमें 2 तरह के सूक्ष्म जीवाणु, एक एरोबिक एक एनारोबिक बोलते हैं साइंस वाले लोग। जो हमारे पेट में आंतों में हमारा भोजन पचाते हैं ना, वो एनारोबिक है, वो हवा के बिना जिंदा रहते हैं। हम तड़के खा गए देह बुला ली, दोपहर खा के देर शाम को बुला लिया, उन्हें कौन पचा है? वो अंदर बिना हवा के जो सूक्ष्म जीवाणु वो रोटी पचाते हैं, पानी खाना पचाते हैं। तो गौ माता के पेट में जो सूक्ष्म जीवाणु वो एनारोबिक है, और धरती में वो एरोबिक है। दोनों का जब जन्म लगा तो दोनों की संख्या बढ़ती है, बेहिसाब बढ़ती है। और अब ये वैज्ञानिक तो मैंने लूट रहा हूं, सुनो मेरी बात भाई, इस खेती में यूरिया कहां का बना, नाइट्रोजन कहां से आएगा, फास्फोरस की पूर्ति कहां से होगी, जिंक की पूर्ति कहां से होगी, पोटास कहां से आएगा, कॉपर कहां से आएगा, मैग्नीशियम कैसे आएगा, यूं डराते हैं। और तब देख लो थोड़ा बहुत उसमें बचा होगा, वह भी देर में डाले ढेर उठाना, अब यू भाई जिंक दे, अब पोटास दे, उसकी कमी होगी फलाना। अरे जंगल में क्या की कमी नहीं हुई, थारे की कमी पड़ी, आई नहीं है करना बात। अब ये सारे तत्वों की पूर्ति कैसे हो, इस विज्ञान को समझो किसान भाइयों, कति मजा वाला। ये जो आकाश है इस हवा में 78% यूरिया नाइट्रोजन है, इस आकाश में 78% नाइट्रोजन है। और ये गौ माता के पेट से जो सूक्ष्म जीवाणु ना सैकड़ों तरह के, इनमें से सूक्ष्म जीवाणु जो आकाश से इस नाइट्रोजन को खींचते हैं और भोजन पका के बना के पौधे की जड़ को देते हैं। यूं ही तो काम जंगल में हो। अगली सुनो, भगवान पूर्ण, उसकी रचना भी पूर्ण। इस धरती मां में सारी चीजें हैं, धरती में फास्फोरस, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर सब है, पर वो सारे गांठ बनाए जड़वत हैं। ये तत्व अपने आप पौधे का भोजन नहीं बनते। ये जो गौ माता के पेट से जीवाणु बढ़ाने का काम करता है, ये सूक्ष्म जीवाणु, केंचुआ, गडोरा, ये सारे मिलकर इन तत्वों को खाते हैं
इनसे भोजन बनाते हैं, पकाते हैं और पौधे की जड़ को देते हैं। ये काम जंगल में चलता, वही आपके खेत में चलेगा तो प्राकृतिक खेती करता। मेरे खेत में किसी पोषक तत्व की कमी नहीं, सारे 16 तत्व हैं। क्यों हैं? क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीवाणुओं का भंडार है। गिडोया केचुआ दुनिया भर का है, वो भी दिखाऊंगा। ये चलता क्या था? स्क्रीन चलती बेटे। हमने धरती कैसे पत्थर बंजर बना ली, पहले तो वो देखो, इसमें सुनो ध्यान से, इसमें देखो। 5 जून 2024 की घटना है कि गुरुकुल ज्योतिसर जिला कुरुक्षेत्र में छात्रों की संख्या बढ़ने के कारण हमने अपने पड़ोसी ऐसे एक किसान से 5 एकड़ जमीन लीज पर ली, जिसमें छात्रों के लिए ग्राउंड बनाया जा सके। उसकी फेंसिंग के लिए प्रबंधक समिति ने निर्णय लिया कि उसमें ड्रिल मशीन के द्वारा जमीन में होल करके पाइप लगाकर उसमें तार फेंसिंग की जाए, ताकि बच्चे अंदर सुरक्षित रह सके। तो उसमें ड्रिल मशीन से जब हम ये खाली धरती है जिसमें यूरिया डीएपी है। ये देखो 63 सीसी का इंजन है। उस भूमि में 2 इंच से ज्यादा क्षेत्र नहीं, 2 इंच से नहीं बढ़ा। अब दूसरी जगह फिर करेंगे। दूसरी जगह जब हो गया देखा वहां पर भी मशीन फेल हो गई। लेकिन फिर हमने ये क्या किया कि जमीन खाली धरती है, यूरिया डीएपी की, ये हो गया। अब ये मेरी धरती है, गुरुकुल की प्राकृतिक खेती, अभी इसमें देखो कितनी कठोर। तो हम ड्रिल मशीन को गुरुकुल कुरुक्षेत्र के खेतों में लेकर के गए। या अभी सूखी है 5 साल की बात ड्रिल की गई। ये देखो, तो कुल 30 सेकंड में 2.5 फीट गहराई तक ड्रिल मशीन ने चित्र बना दिया। वो आप इन चित्रों से भी देख सकते हैं। और मिट्टी देखो कैसी है। ये सब कुछ अंदर किस बात का कि हमने आईसी में हमें को नहीं है, गाड़ी को बजा दो। 40 मैं समझाऊंगा। आए किसान भाइयों को समझना, ये जो पिछला खेत था ये मेरा खेत है, जिसमें मैं प्राकृतिक खेती 8 साल से करता हूँ। और वो जो पहली जमीन थी वो ऐसे किसान से मैंने ठेके पे ली थी, जिसमें बच्चों का ग्राउंड बनाने को बाढ़ करने नहीं सोचा, पाइप काटेंगे, इसमें छेद करके देखो। 63 सीसी का इंजन 2 इंच से आगे नहीं बढ़ा। और दूसरा करा तो असली मशीन बंद होगी। ये थारी सारी धरती पत्थर बन गई, बंजर बन गई। क्यों बनी? आप कोई यूरिया डालो, इसमें 45% तो नमक है यूरिया के करने। समुद्र का किनारे पे जाओ, जहां समुद्री नमक का पानी मत, तिनका भी पैदा नहीं होता। तुम के काम करो, घर का जेब में पैसे डालो, अरे जहर खरीद कर नमक लाकर धरती में डालकर बंजर बना रहे हो, ताकि पोते बालका में कति बंजर लेकर जाओगे, ना खाकर जाओगे। ये प्रोग्राम चल रहा है, ये प्रमाण है। और ये इस 5 जून की घटना, धरती पानी नहीं पी रही है, बारिश हो ना, सारा पानी ऊपर की 6 इंच जमीन जो लाखों साल में उपजाऊ बना उसमें बहा कर दे दिया, बाढ़ आ जाता है। और बारिश ना हो तो पत्थर पड़ेंगे, क्या पैदा होगा? और वह मेरी मिट्टी थी, भूरी कैसे मिट्टी निकली हुई थी। और 5-10 फुट भी होता नहीं, वर्मा वहां भी जा गया। वह क्यों बनती है ऐसी धरती? वो बनाता केचुआ, गिडोया, ये बनाते सूक्ष्म जीवाणु। मेरे खेत में कितना बोर देख लोगे। चलाइए भाई, देखिए थोड़ा सा, ये देखो। किसान भाइयों, आज मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक कृषि फार्म पर पहुंचा। पिछले साल की बात ही नहीं, आप सब जानते हैं कि
पिछले 10-11 जुलाई में उत्तर भारत में भारी बारिश हुई, पिछले वर्ष की बात है, और कुरुक्षेत्र में भी ये वर्षा पर्याप्त मात्रा में हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सभी लोगों के खेत लबालब पानी से भर गए। ऐसी स्थिति में गुरुकुल को केचुआ के कमरा में गया, खेती ये ध्यान करो जरा। केचुआ है, वो एक धरती से बाहर निकला, देखो, और जो रास्ते हमने चलने के लिए खेतों के बीच में बनाए हैं, उनके बीच में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में केचुए रेंग रहे हैं, चल रहे हैं। देखा, और हमारे एक एकड़ में 8-10 लाख तक केचुआ काम कर रहे हैं, और ये भूमि में 8-10 फुट तक जो सीधा छेद बनाते हैं, दूसरे छेद से ऊपर आते हैं, इससे जाते हैं, इससे आते हैं। इसका परिणाम क्या है कि धरती के अंदर जितना भी ये पानी वर्षा का है, ये देखो धरती में जा रहा है, के द्वारा ये धरती माँ के पेट में जा रहा है। ये जो दूसरा आप चित्र देख रहे हैं, इसमें पानी में बुलबुले उठ रहे हैं। ये सारा का सारा पानी केचुओं के द्वारा बनाए गए खेतों में छिद्रों में प्रवेश कर रहा था, और पड़ोसी खेतों में पानी भरा पड़ा, उससे फसलें बर्बाद हो गई। लेकिन हमारे खेत का जितना भी पानी था, वो केचुए द्वारा बनाए गए छिद्रों के द्वारा सारा धरती माँ के पेट में चला गया। यह नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बंद कर देगा। समझ में आई भाई किसान को? इससे बड़ा प्रमाण बताओ क्या है? ये जो राष्ट्र उठा है आज हरियाणा में, कुछ साल पहले जब हम बच्चे थे, कच्चे रास्ते थे, गांव में जाने के रास्ते में कुएं हो जाते थे पानी पीने की, प्याऊ कहते थे। 15-15 फीट की रस्सी थे, आज से नीचे ऊपर पानी काटे देख नहीं, ये भी काट लो ना। पहले कुएं खोदे मोटर डालना पड़े, उनमें कितनी गैस में रोज लोग मरे। ये सबमर्सिबल है, 3-400 फुट पर पहुंच गए, गुजरात के नीचे पानी 50-50 हॉर्स की मोटर लग रही है, और 2 इंच पानी वो भी छोड़ देती। ये क्यों हो गया? क्योंकि बारिश का पानी जो धरती पी रही थी, वह नहीं पीती। क्यों नहीं पीती? कि पानी पीने का काम करता था केचुआ, उसमें करोड़ों छेद बनाता था, उसकी अड़ाई करता था, मिट्टी ने नीचे से ऊपर तक ये काम करता था। सूक्ष्म जीवाणु जो देसी गौ माता के पेट से निकले, वो तब ने सारे मार दिए। सूक्ष्म जीवाणु छोटा मैंने पूछूं, एक गडोए में पकड़ के डालोगे ऊपर यहाँ, और उस पे यूरिया डालो, जीवाणु मरेगा, और उस पर गोबर डालो गाय का, फिर जीवाणु परिवार बढ़ाएगा। इतनी थारी धरती में केचुए समाधि लिए बैठे हैं, यूरिया डीएपी का डरते हुए। तुम एक दिन ये जीवामृत डाल दो, जो मैंने बताया, और धरती में 12 दिन में ही केचुआ धरती न फोड़ के ऊपर आ जाएगा। 12 दिन में दिखने लग जाएगा, अपना काम करेगा, परिवार बढ़ाओ। और तब मैं यू भी बताऊं, यू केचुआ एक जीवन में 40 से 50 हजार बच्चों को जन्म देता। 12 लेकिन ज्यादा परिवार बढ़ाते, समझ में आई नहीं? और सुनो, जब मरे है ना, मरता है तो धरती के 16 तरह के पोषक तत्व की पूर्ति करता है। प्रोटीन से इसका शरीर बना, और ये धरती में जो छेद बना हो बंद नहीं होता, उसमें अपने पसीने से लिपटा हुआ रहता है। 10 फुट तक धरती में ऑक्सीजन जावे, यूं भी यूं, तो धरती उपजाऊ बनती। और किसान भाइयों ध्यान से सुनो, ये लोग कहना कहां तक फास्फोरस पोटास आएगा, क्यों आएगा? ये जो केचुआ था,
ये आपके जिस भी खेत में है, किसी भी खेत में, ये उसकी नीचे तक की मिट्टी को खा के तो पेट में से निकाला ना पौधे के पास, इसकी मिट्टी में खेत की मिट्टी से 6 गुना ज्यादा नाइट्रोजन है, 9 गुना ज्यादा फास्फोरस है, 11 गुना ज्यादा पोटास है, और ये मरता है तो 16 तत्वों की पूर्ति करता। फिर इस रंगा डालने की ये जरूरत है, यह समझना सब कुछ पूरा कर, ये जीवन का मरेगा, जीवन का मरेगा, 40-50 हजार बाल थोड़े एक, और उसके बालक तेरा भी करेंगे, उसके बालक तेरा भी करेंगे। अब ये मैंने गिनती बताई ना, ये तो पिछले साल की है। मेरे तो एक ही साल में 18-20 लाख पहलवान हैं। अरे स्वास्थ्य तो इसका स्वास्थ्य बड़ी है, ठाकुर कमजोर के सवाल बताओ, फेना कटी पहलवान कितने स्वस्थ के जवाब इतना ठाढ़ा मारेंगे, तो फसल ठाढ़ी क्यों नहीं होगी? तुम लोग को ना उत्पादन घट जाएगा। मैं यहाँ घोषणा कर रहा हूँ, अब हमारे धान लगे हुए, आप नाम लिखवा दो, जिस दिन हम काटेंगे तब उन्हें बुला लेंगे, अपने आप में कटवाइयो और फिर बुलवाइयो, फिर बताइए। पिछले साल 120 किले में धान था, मोटा धान 32 क्विंटल एवरेज से निकला। 3 आज कितने बैठे बताओ, आपने 32 क्विंटल किन कितना निकला? तुम क्यों खतरा मान रहे हो कि घटेगा उत्पादन? ये मेरा उत्पादन है। हाँ बोलो, है जी? ऑर्गेनिक करें, ऑर्गेनिक ना करें, प्राकृतिक करें। हाँ तो आपका पैदा हुआ ना, ये देखो, ये प्रमाण देखो, आपका हो गया ना। ये मारे वाला करे थे चौधरी में कितना दोष होता है, अनपढ़ है कतई, लेकिन 32 क्विंटल धान पैदा कर दिया प्राकृतिक में। तुम क्यों डर रहे हो? सुनो, ये तो मैं डर गया था, तो बताता हुआ, ये कोई नहीं मानेगा। 5 किले तो ऐसे थे जिनमें 38 क्विंटल निकले, 38 क्विंटल, 38 क्विंटल 5 किले, वो तो एवरेज में मिला, एवरेज टोटल। और सुनो अगली बात, सारा खर्चा कितना हो गया किले में? 22,000 तो करीबा 22,000, और मेरा खर्चा हुआ 2,000, क्योंकि उसमें खर्चा कुछ नहीं था, हमारे घर में मुट्ठी मिट्टी हमारे घर में, बस उसमें 1.5 किलो गुड़, 1.5-2 किलो बेसन पड़ा, उसकी कीमत। और पानी में वेंचरी लगा रखी है हमने, ट्यूबवेल में, यहाँ पे वो ड्रम अपने आप ही लेके खेत में भेजते, यह लागत मुझे 2,000 और थारी 22,000 की। और तब ने पानी प्रयोग किया 100%, सरकार ने बिजली छोड़ रखी 12-24 घंटे, और तब ने ला दिया ट्रैक्टर ऑटोमेटिक, जान की भी जरूरत नहीं, सारा दिन पानी काट, ये प्रोग्राम चल रहा है। अरे बड़का में पेड़ का भी छोड़ोगे, खेती तो कहां से करोगे? इस काम में चल रहे हो, इसे रासायनिक उजड़ने का प्रोग्राम आने वाली पीढ़ियों का। के कहेंगे बोलते हमारे दादा कैसे थे, जो बंजर धरती देकर मरे, आवाज लेने की नहीं छोड़ी, सब का कैंसर करके मरे, और धरती का नाथा दिया, पानी धरती में नहीं छोड़े। यही तो कहने वाला है। तो इससे बचना है, तुम क्यों घबरा रहे? देखा ना, सब यहाँ देशवाल साहब ने बताया, ये कर रहे, कोई घाटा नहीं, ये करे। और सुनो, ये भी मैं वो तो करे, ईमानदारी से वो करा रहे, देशवाल साहब पूरी नहीं करे, अच्छा से नहीं करते। इसके 5 नियम हैं। पहले बीच में संस्कारी तो ये नहीं करते, करें तो बढ़िया, लेकिन आच्छादन नहीं करते हो। आच्छादन के बिना
बढ़ोतरी करो, एक ही प्लांट 10 तरह की फसल बोलो, पैदावार बढ़ हो जाएगी, उत्पादन बढ़ेगा। किसानों मेरा मैं देसी गेहूं करता हूँ 300 से बंसी, मेरा गेहूं 6000 रुपये क्विंटल 2 महीना पहले बैंक में पैसे आ जाए, बेचने नहीं जाना, घर में पैसे आ जाए, पूर्ति नहीं कर पाते, वहां साग सब्जी फल सब कुछ करते हैं, उसका 1.5 गुना तो कोई भी लेगा, कैंसर का कौन मरना चाहता, तुम दर काट दो अपने पीछे। और प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग गुरुकुल में प्रदेश सरकार की ओर से फ्री में है, यहाँ अपने डिप्टी डायरेक्टर साहब से मिलो, तो बड़े अच्छे में लिस्ट बनाओ, वहां ट्रेनिंग दोगे कि नहीं। अब बड़ी बात होगी तुम पेशाब कराए हो थक रहे हो मेरा, तो ये लंबा विषय है, लेकिन ये ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग से बचो। तो मैं इतनी देर बोला तो दान दक्षिणा दोगे नहीं दोगे, तो मेरी दान दक्षिणा हाथ प्राप्त बताओ, देवी की करेंगे ना, देवी की प्राप्त देवी को ना भावेगी प्राकृतिक खेती। और सारे में मत करो, एकदम सारे में मत करो,